सो अब इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो है, जो हमने पहले भी समझी थी। इन वन ऑफ माय वीडियोस आई हैव टेकन अप फ्यू न्यूमेरिकल ऑन इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और इक्वेशन फॉर डिटर्मिनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, स्पेसिफिकली उस पे बेस्ड हमने कुछ किए हैं, एंड मैं उससे रिलेटेड कुछ आपको एग्जांपल भी समझाऊंगी जो स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड यूज करके जिन पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम करते हैं सॉल्व। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, बट बिफोर दैट आई विल बी टेकिंग अप वन न्यूमेरिकल फ्रॉम द लास्ट वीडियो। नाउ माय लास्ट वीडियो ऑन केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज द पार्ट 5th, उसका जो न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 10, उसमें मैंने एक मिस्टेक की हुई है, एंड इट्स ह्यूज लाइक काइंड ऑफ ब्लंडर। कैलकुलेशन सही है, बिकॉज मेरे पास आई कीप थिंग्स सॉल्व्ड इन माय हैंड। तो मैं कैलकुलेशन तो ज्यादा उस टाइम पे करती नहीं हूँ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, बट आई हैव डन एक ऐसी मिस्टेक की हुई है, दो मेरा आंसर सही आ रहा है बिकॉज ऑब्वियसली मेरी कैलकुलेशंस डन होती है यहाँ पे। बट एक ऐसी मिस्टेक है जिसको मुझे यहाँ पे आपको बताना, करेक्ट करना जरूरी है। if you have gone through that video, so you might have got confused. So to clarify that, I will taking up this numerical once again and then explain what mistake I did in the previous video, right? So let me correct that. So let me start first of all. तो initial rate method था क्या? हमने जो ये वीडियो किया था लास्ट वाला केमिकल काइनेटिक्स पे, दैट वीडियो वाज बेस्ड ऑन इनिशियल रेट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन इनिशियल रेट मेथड। उसमें क्या होता है कि सपोज एक रिएक्शन में तीन रिएक्टेंट्स हैं या दो रिएक्टेंट्स हैं, तो क्या किया जाता है कि दोनों, सपोज देयर आर टू रिएक्टेंट्स, सो उसमें से एक की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख के सेकंड की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके रिएक्शन की जाती है, एंड देखा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट आया। देन फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेकंड वाले की जो रिएक्टेंट है, सेकंड रिएक्टेंट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख के फर्स्ट वाले की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, एंड देन वी नोटिस व्हाट इज द चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। बेस्ड ऑन दैट हम एक रेट लॉ इक्वेशन बनाते हैं, जो मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कराए हैं, वो उसी पे बेस मेरा ये 10th न्यूमेरिकल है, राइट? सो इसमें था क्या? इसमें ये था कि इनिशियल रेट ऑफ ये रिएक्शन गिवन है a प्लस 5b प्लस 6c गिव्स यू 3l प्लस 3m। तो तीन रिएक्टेंट हैं, दो प्रोडक्ट्स मिले इसमें। इसमें हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो है वो एज उन्होंने गिवन है, जो हमें इनिशियली रेट दिया है, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की टर्म में दिया है। नाउ व्हाई इन दिस इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ये मैंने आपको वैसे बताया, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया मैंने करेक्ट बताया रिगार्डिंग दिस, कि जो आपको ये रेट दिया है, ये रेट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्यों दिया है? बिकॉज अगर आप इस रिएक्शन का यहाँ से रेट ऑफ disappearance of A लिखेंगे, what will be it? It will be rate of disappearance of A will be minus dA by dt, and rate of reaction in terms of A भी यही बनेगा, rate of reaction in terms of A is also same, that is minus dA by dt। तो ये भी यही बनेगा, राइट? इसीलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोल दो तो एक ही बात है। तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए बी एंड सी। ये जो ए नॉट बी नॉट सी नॉट दिया है, अब इसको हमें करना क्या है? हमें अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, देन रेट कांस्टेंट निकालना है, एंड इनिशियल रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, okay, just a second, yes, initial rate of change of concentration of B and L निकालना है जब हमें A B C की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.01 मोल। वो बाद में करते हैं, पहले हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझना है। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम ये देखते हैं कि हम लोग जैसे
4 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो जैसे फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम देखें ध्यान से, इन फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स अगर ध्यान से देखें, बी एंड सी की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख के 0.02, ए की कॉन्सेंट्रेशन को 0.02 से 0.01 किया गया है, जिससे व्हाट हैज हैपेंड, जिससे आपका जो रेट है वो 2.08 से 1.04 हो गया। 2.08 इंटू 10⁻³ से 1.04 इंटू 10⁻³ हो गया। मतलब ए को हाफ करने से रेट भी हमारा हाफ हो गया। यानी कि हम यहाँ से क्या समझेंगे कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, वन कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए। मैंने गलती क्या की थी मैं आपको बताती हूँ। पहले यहां तक मैंने सही किया। सो जैसे मैं पहले करती हूँ, बी एंड सी हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इन क्या है 0.02 है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हमने चेंज कर दिया किस पे, हमने चेंज कर दिया इसको हाफ कर दिया। हाफ कैसे किया हमने, 0.02 से, ये फर्स्ट 2 रीडिंग से मुझे दिख रहा है 0.01 कर दिया। ठीक है, तो रेट पे क्या इफेक्ट आया, रेट पे इफेक्ट ऐसे आया कि रेट हमारा 2.08 इंटू 10⁻³ से 1.04 इंटू 10⁻³ हो गया। इनकी जो हमारा रेट है वो भी हाफ हो गया। सो देयरफॉर यहां से क्लियर हो गया कि जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए। ये तो सही किया हमने। अब आते हैं बी पे। अब आप ध्यान से रीडिंग्स देखिए, इन रीडिंग इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से आपको, सॉरी। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं रीडिंग्स देखूं, ओके ये वाली फर्स्ट एंड थर्ड, देखिए फर्स्ट एंड थर्ड में अगर ए और सी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 0.02 रखा जा रहा है, तो आपकी जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है उसको 0.02 से 0.04 किया जा रहा है, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन 2.08 इंटू 10⁻³ से 4.16 इंटू 10⁻³ हो रहा है। ठीक है, यानी कि डबल करने पे, बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, ए एंड सी कांस्टेंट है एज इन कितना, एज 0.02, एंड हमारा जो बी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को, ये कौन सी वैल्यूज थी, ये है हमारी फर्स्ट 2 वैल्यूज, फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, और ये हमारा है फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट की वैल्यू से आ रहा है। ठीक है, बी जो है वो 0.02 से जब 0.04 किया, तो जो हमारा रेट है दैट चेंज फ्रॉम 2.08 इंटू 10⁻³ टू 4.16 इंटू 10⁻³, यानी कि डबल करने पे बी को रेट भी डबल हो गया। तो दैट मीन्स जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ बी। मैंने क्या गलती की थी, मैंने गलती ये की थी, मैंने यहाँ पे ये रेट गलत ले लिया था। मैंने क्या करा था, यहाँ पे तो मैंने 4.16 ही लिया। अब मुझे जो ये रेट लेना था, ये इनिशियल जो, जब ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो फर्स्ट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग रेट लेना था मुझे 2.08 इंटू 10⁻³ जो चेंज हो गया 4.6 इंटू 10⁻³ पे। मैंने क्या किया, मैंने ले लिया 1.04 का रेट स्टार्टिंग में एंड 4.16 इंटू 10⁻³ का रेट बाद में। तो ये क्या हुआ, इससे अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ये 4 टाइम्स हो जाता है, जबकि मैं तो फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यूज ले रही हूँ ना, तो आई कैन नॉट टेक सेकंड वाला रेट ना। उस वजह से हुआ क्या, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ सेकंड एंड थर्ड वैल्यूज को, तो रेट 4 टाइम्स हो जाता है। अगर रेट 4 टाइम्स होता है डबल करने पे, तो रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू बी की 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जबकि ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं, एंड फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू कंपेयर करने पे ये डबल हो रहा है। 2.08 इंटू 10⁻³ से ये 4.16 इंटू 10⁻³ हो रहा है। सो दैट मीन्स मैंने वहां पे गलती क्या करी थी, मैंने ये वैल्यू ले ली थी, जिसकी वजह से मैंने इसको कर दिया रेट को सेकेंड पावर से, यानी कि ये बना दिया था मैंने। ठीक है, यही मेरी मिस्टेक थी। सो अभी इसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, मैं बाकी डिटेल में नहीं जाऊंगी इसके, क्योंकि बाकी सारा मेरा करेक्ट है, ओनली दिस वाज द एरर, बट स्टिल आई सॉल्व इट टू सम एक्सटेंट। देन उसके बाद है
सी पे आते हैं। अब सी के लिए देखिए, सी को कहाँ चेंज किया, सी को यहाँ चेंज किया। ये देखिए वैल्यूज, जस्ट अ सेकेंड, 2.0 ts। सी को, सी की वैल्यूज के लिए, मतलब सी को जब हमने चेंज किया कीपिंग ए एंड बी कांस्टेंट, तो आप कौन सी वैल्यूज लेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। ये देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ 2.08 टू 8.32। यहाँ पे ए को 0.02 से 0.02, 0.02 से 0.02, मतलब ए एंड बी को कांस्टेंट रखा है, जबकि सी को 0.02 से 0.04 किया है। एंड रेट हो गया हमारा 2.08 इंटू 10⁻³ से 8.32 इंटू 10⁻³। यहाँ पे रेट 4 टाइम्स हुआ है। ठीक है, जब आप 2.08 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.32 आएगा। तो यहाँ पे रेट हमारा 4 टाइम्स हुआ है। मतलब हमने क्या किया, कीपिंग ए एंड बी कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट अगेन वही 0.2, कौन सी वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सी को डबल कर दिया, सी को डबल कर दिया 0.02 से 0.04। ठीक है, सी की ये सारा, ये नॉट लगा देना सब जगह, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, आई फॉरगॉट टू पुट। चलिए मैं लगा देती हूँ। डबल करने पे ये हमारा हो गया किससे किससे चेंज, 2.08 इंटू 10⁻³ से रेट हो गया 8.32 इंटू 10⁻³ यानी कि 4 times. So this shows that rate is proportional to 2 concentration terms of C. तो यहां से ओवरऑल जो रेट आएगा या रेट लॉ इक्वेशन आएगी, सो दैट विल बी देयरफॉर, ये रेट लॉ इक्वेशन क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू K इंटू 1 concentration term of A into 1 concentration term of B and 2 concentration terms of C. तो ये जो है ना, ये आपका इक्वेशन है, जबकि मैंने उसमें ये लिया हुआ है अपने वीडियो में। और कैलकुलेशन जो की है ना मैंने, वो मैंने कैलकुलेशन की है इसको लेके, मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं लिया, मैंने B1 पावर ही ली है, क्योंकि जब यहाँ से हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे, सो K इज इक्वल टू व्हाट, रेट अपॉन A नॉट इंटू बी नॉट इंटू सी नॉट का स्क्वायर। तो यहां से जब रेट, ये के रेट कांस्टेंट निकालेंगे, तो रेट आप जैसे फर्स्ट वैल्यू पुट कीजिए, जो जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू है 2 जो ये रेट की ये, और कॉन्सेंट्रेशन 0.02 0.02 0.02 ये पुट कीजिए, तो ये ऐसे बनेगा, और ये आएगा आपका 2.02 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। तो जो मेरा आंसर आया था 13,000 पर मिनट, वो करेक्ट था। वो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लेके कुछ और आएगा आंसर। जो मेरी कैलकुलेशंस थी वो 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 का स्क्वायर से थी, तो वो मेरा बाकी सब कुछ करेक्ट है। यहाँ पे आप स्क्वायर हटा दीजिए, जो कैलकुलेशंस है वो सारी करेक्ट है। एंड इसके बाद जो मैंने कैलकुलेशंस किए सब सही की हैं, बस जहां पे मैंने बी का स्क्वायर डाला है आप उसको हटा दीजिएगा, कैलकुलेशन सारी करेक्ट है। उसके बाद जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारा करेक्ट है। ठीक है, सो लेट मी मूव टू ओके, लेट मी मूव टू माय जो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज, जस्ट अ सेकेंड, अब हम जाते हैं अपने 6 वीडियो, जो एक्चुअली हमारा जो वीडियो है 6, हम उस पे जाते हैं अपने, हम करेंगे अब इस पे बेस्ड कैलकुलेशंस। और अब जो मैं टॉपिक कराने वाली हूँ वीडियो 6 का, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जैसे मैंने मेरा जो वीडियो 6 का जो हेडिंग था दैट वाज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। अब आपको पता है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या थी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन थी किसी भी रिएक्टेंट के लिए, किसी भी रिएक्शन में इट वाज K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी 2.303 अपॉन T
log a अपॉन a माइनस एक्स, जिसमें a क्या है, a इज इनिशियल concentration of reactant and a minus x थी concentration of reactant after time t या at time t, एक पर्टिकुलर टाइम होगा आपको दिया होता है उस पे एट टाइम टी, मतलब जितनी वो बच गई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो कॉन्सेंट्रेशन है ए, बाद में ए माइनस एक्स जो होगी वो बच गई, वो होगी हमारी इसकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हमें यहाँ पे करना क्या है इसको यूज कैसे करना है। देखो बुक्स के अंदर तो काफी सारी बुक्स के अंदर इसके स्टेट अवे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ओवर अपना जो है एट टाइम टी लेके हम स्टेट अवे करते हैं, पर मैं आपको इसमें एक दो चीजें बताना चाह रही हूँ। इसमें क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमें आएगा तो यही क्वेश्चन कि आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन दी होगी, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट दिया होगा कि ये एक्सपेरिमेंट किया, ये डेटा आया, डिफरेंट इंटरवल्स पे रिएक्टेंट की ये कॉन्सेंट्रेशन आई, तो आप प्रूव कीजिए ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आएगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। इफ यू रिमेंबर दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन होती है, रिमेंबर दैट। अब इसमें चेंजेस क्या होंगे, आगे चेंजेस ऐसे होंगे, देखिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। अब हम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस कर लेते हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर ही होती हैं, और उनको कैसे किया जाता है, उनका डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है वो समझ लेते हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन जो है, तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो ये आएगा सम रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन में ले रही हूं डीकॉम्पोजिशन ऑफ, पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, डेरिवेशन है छोटी सी। डीकॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाउ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड decomposes as like this N2O4 प्लस हाफ O2, N2O4 फर्दर NO2 में डिकम्पोज हो जाती है, ये ऐसे है, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, मैं बस ऐसे ही लिख रही हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, N2 में डीकम्पोज हो जाती है, NO2 में फाइनली डीकम्पोज हो जाती है, और क्या होता है, ये सोल्यूशन में ही रह जाती है, ये जो गैस है इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। अब इसको स्टडी कैसे करते हैं, स्टडी ऐसे करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड है उसको नोट किया जाता है डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको डेटा इन टर्म्स ऑफ अगर ऑक्सीजन इवॉल्व दिया जाए और आपको ये इक्वेशन लगाने को बोली जाए तो आप कैसे लगाएंगे, वो ही आपको यहाँ पे समझना है। क्या किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट डिफरेंट टाइम, लाइक टाइम मान लो रिएक्शन के 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, जितनी भी ऑक्सीजन ऐसे अलग अलग टाइम पे कलेक्ट होगी, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ N2O5 डीकम्पोज। ऑब्वियसली जितना ये बनता जाएगा, जितना ये डीकम्पोज है उसके प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैं ऐसे लिखती हूँ, लेट वी टी बी वॉल्यूम of oxygen gas collected at time t। ठीक है, सो x क्या है, x is the amount of N2O5 डीकम्पोज, जितनी N2O5 डीकम्पोज होगी उसके, चलो पहले हम ये लिख लेते हैं, x is the amount of N2O5 डीकम्पोज, देन ऑब्वियसली जो हमारा Vt है दैट विल बी, या इसको उल्टा कर लेते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vt, यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ N2O5 डीकम्पोज है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट टाइम t, एट टाइम, ये भी लिख लीजिए, डिकम्पोज एट टाइम टी। अब लेट मान लेते हैं
वी इंफिनिटी क्यों लिखा मैं बताती हूँ। वी इनफाइनाइट बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट इनफाइनाइट टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? एट इनफाइनाइट, OMG, why is it not working now? एट इनफाइनाइट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है, क्या करते हैं कि हमें ये कोशिश करनी है कि जितनी भी ऑक्सीजन कलेक्ट हो सकती है ना, जब इस रिएक्शन में होने पे हम उसको कलेक्ट कर लें, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड, जिसको हम बोलते हैं वी इनफाइनाइट, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट इनफाइनाइट टाइम, जो कि हम रिएक्शन वेसल को हीट कर देते हैं ताकि जितनी भी ऑक्सीजन गैस है वो बाहर आ जाए और वो कलेक्ट हो जाए। वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ये इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये हुआ कि बेसिकली मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड होगा ना ये। ठीक है, मैं पहले ये लिख लेती हूँ, मैं आपको आगे बताती हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट ए बी द इनिशियल अमाउंट ऑफ N2O5। तो जितना आपका इनफाइनाइट टाइम पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुआ है वो और अमाउंट ऑफ N2O5 इनिशियली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ऑब्वियसली जितना ज्यादा N2O5 होगा इनिशियली, उसी हिसाब से हमारा ऑक्सीजन गैस मैक्सिमम अमाउंट में, मैक्सिमम वॉल्यूम में कलेक्ट होगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज A will be proportional to V infinity। ऑब्वियसली N2O5 और का जो इनिशियल अमाउंट है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड मैक्सिमम अमाउंट में, ये आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। अब आप एक बात बताइए कि यहां से दो चीजें आ गई, एक आया ये, एक आया x प्रोपोर्शनल टू VT। ठीक है, तो A माइनस एक्स क्या होता है, क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस VT आ गया यहां से। सो हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या थी? 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log V इंफिनिटी अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT। मतलब कहने का मेरा ये जो इक्वेशन थी, ये थी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपने पीछे किया होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था तब मैंने कराया होगा। लेकिन जो ये इक्वेशन मैंने बनाई है V इनफाइनाइट वाली, ये इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड। तो जब हमें न्यूमेरिकल आएगा इस बेसिस पे कि आपको दिया होगा कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट इनफाइनाइट टाइम इज दिस एंड एट डिफरेंट टी टाइम इज दिस, तो बताइए कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या इसका रेट कांस्टेंट निकालिए, तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे। अगर आपको स्ट्रेट अवे N2O5 की डी कॉन्सेंट्रेशन दी हो एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड आफ्टर टाइम T, तो आप ये इक्वेशन लगाते हैं। तो ये मैं करा चुकी हूँ आपको न्यूमेरिकल, अब मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको कराऊंगी। ठीक है, एक हो गई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और है इससे सिमिलर ही वे में, उसका एक्सपेरिमेंट भी सिमिलरली किया जाता है, वो है डीकॉम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। डीकॉम्पोजिशन ऑफ एमोनियम नाइट्राइड NH4NO2। अब जब ये डीकम्पोज होती है तो ये डीकम्पोज ऐसे होती है टू गिव वाटर एंड N2, ये ऐसे डीकम्पोज होती है। ठीक है, तो जब ये ऐसे डीकम्पोज होती है तो इसमें भी हम क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, देखो, या तो आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में स्ट्रेट अवे दिया हो आपका न्यूमेरिकल, तो आप सीधा यही इक्वेशन लगा देंगे। लेकिन अगर आपको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड दिया होगा तो ये इक्वेशन लगाएंगे एग्जैक्टली वैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड था। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट इनफाइनाइट टाइम हो, जैसे वहां था
वैसे ही वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड एट इनफाइनाइट टाइम भी V इंफिनिटी हो जाएगा, एंड ये प्रोपोर्शनल होगा ऑब्वियसली A के, एंड जो हमारा VT होगा दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स विच विल बी प्रोपोर्शनल टू A। ये उल्टा कर लीजिए चाहे, ओ सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा x, ये इक्वेशन एग्जैक्टली यही बन जाएगी जैसे मैंने पहले ऑक्सीजन की बनाई है। मैं डेरिवेशन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाए decomposition of ammonium nitrate is carried out this is and volume of nitrogen gas collected at infinite time and time t is given, तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे जो मैंने अभी किया है। अब आती है एक और डेरिवेशन है जो कि है decomposition of हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन इन चीजों की हर एक बुक में नहीं गिवन है। आई हैव बीन थ्रू सम आईएससी बुक्स, नहीं गिवन है, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि ये क्लैरिटी आ जाए कि जब आपको डेटा दिया हुआ है ये किस हिसाब से डेटा दिया हुआ है। डीकॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड में पोटेशियम परमैंगनेट का डेटा दिया होता है KMnO4 का, उसका क्या लेना देना है H2O2 से, वो आपको पता होना चाहिए। H2O2 की decomposition happens like this. H2O2 decomposes to give water and oxygen. अब क्या करते हैं यहाँ पे भी चाहें तो एग्जैक्टली सेम ऑक्सीजन की वॉल्यूम जैसे हमने पहले किया कलेक्ट कर सकते हैं इनफाइनाइट टाइम एंड वो सब करके वो भी किया जा सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में डीकॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या किया जाता है, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट डिफरेंट इंटरवल्स एंड इनफाइनाइट टाइम पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉरी जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड है उससे रिलेटेड डेटा दिया जाता है। क्या करते हैं H2O2 जो है ना इसको KMnO4 के साथ टाइट्रेट कर सकते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट के साथ इसको टाइट्रेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट इंटरवल्स पे H2O2 की अमाउंट विड्रॉ की जाती है रिएक्शन के टाइम पे, थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ी एक पर्टिकुलर अमाउंट सपोज 5 सेंटीमीटर क्यूब H2O2 और उसको टाइट्रेट किया जाता है KMnO4 के साथ। उस डेटा से KMnO4 से रिलेटेड डेटा आता है एंड उसको हम यूज करके बनाएंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन एज जैसे हमने ऊपर बनाई है। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे बनाएंगे, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए उससे करेंगे क्या मैं आपको वो बताती हूँ। तो मैंने बोला यहाँ पे कि KMnO4 H2O2 को KMnO4 के साथ टाइट्रेट किया जाता है। अब वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सोल्यूशन इनिशियली सपोज A है, नो सपोज A नहीं V0 है, सपोज वॉल्यूम ऑफ पोटाशियम, एक्चुअली जो इक्वेशन है ना फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड A ओवर A माइनस एक्स उसको वॉल्यूम ऑफ KMnO4 के टर्म्स में हमने चेंज करना है बस। जैसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के टर्म्स में चेंज किया था, अब उसको वॉल्यूम ऑफ KMnO4 के टर्म्स में चेंज करना है। कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इनिशियली मतलब बिफोर रिएक्शन, इनिशियली मतलब बिफोर रिएक्शन एट टाइम 0 reaction that is at t0 is equal to suppose V0 है, let us suppose, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, this V0 will be proportional to A is what, initial concentration of hydrogen peroxide, या इसको ये भी लिख सकते हो कि A will be proportional to volume of KMnO4 initially, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ KMnO4 at time t, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 solution at कोई भी टाइम पे, मान लो रिएक्शन के 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद t पे, लेट अस सपोज दिस इज VT, लेट इट बी VT। तो जो ये VT होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा,
Vt will be proportional to A minus X. A minus X is what? Amount of H2O2 left at time t. बात समझ आई यहां से कि ऑब्वियसली KMnO4 की जो भी वॉल्यूम, देखो जब टाइट्रेशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर, जब हम अगर आपने टाइट्रेशन अच्छे से समझा है, सो यू नो दैट कि जिस चीज, जब दो चीजों का टाइट्रेट करते हैं तो वो अमाउंट ऑफ वन थिंग यूज विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ अदर थिंग दैट इज बीइंग टाइट्रेटेड. तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन at time t will obviously be proportional to जितना amount of hydrogen peroxide left है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं A minus X is proportional to VT. तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या बन गई? K is equal to 2.303 T upon log V naught, where V naught is the volume of KMnO4 initially and Vt is the volume of KMnO4 at time t. तो हम ये यूज करेंगे इक्वेशन अगर हमें वॉल्यूम ऑफ KMnO4 दी होगी रिलेटेड टू डीकॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, और लास्ट है इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, और इसकी डेरिवेशन भी वही सेम है, ऊपर वाली है. सो ऑक्सैलिक एसिड की डिहाइड्रेशन ऐसे होती है कि दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, इट ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स दिस. इसमें भी किया जाता है कि जो आपका ऑक्सैलिक एसिड है उसको टाइट्रेट किया जाता है अगेन विद KMnO4. टाइट्रेशन की जाती है वर्सेस KMnO4 एंड एग्जैक्टली सिमिलर वे में जैसे मैंने ऊपर किया. वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इनिशियली will be proportional to amount of oxalic acid initially. Volume of KMnO4 at time t will be proportional to amount of oxalic acid left at time t, and that gives me this equation जो मैंने अभी निकाली. तो दोनों के लिए decomposition of hydrogen peroxide and dehydration of oxalic acid के लिए ये इक्वेशन लगेगी. अगर हमें डेटा KMnO4 के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमें इन ऑक्सैलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में दिया हुआ है तो A over A minus X ही फॉलो करेंगे हम. ठीक है, in the same way decomposition of nitrogen pentaoxide and decomposition of ammonium nitrite के लिए हम V infinity वाली V infinite वाली इक्वेशन फॉलो करेंगे अगर हमें डेटा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट डिफरेंट टाइम्स दिया हुआ है. ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है दैट इज N2O5 इन केस ऑफ decomposition of N2O5, ammonium nitrite इन केस ऑफ decomposition of ammonium nitrite, तो हम जो है दोनों केसेस में तब हम A ओवर A माइनस एक्स ही फॉलो करेंगे जैसे हम पहले करते थे इंटीग्रेटेड रेट बाय इक्वेशन में. ठीक है, तो अब ये परेशान नहीं होना कि इनफाइनाइट क्या आ गया, ये ऑक्सीजन क्या आ गया, कहां से गैस कलेक्टेड का क्या वॉल्यूम क्यों दे दी. तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब आपको कहां पे कौन सी इक्वेशन यूज करनी. इक्वेशन सेम है, मतलब बात सेम ही है. इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में जो है वो कुछ गलत कुछ भी, मतलब इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम A ओवर A माइनस एक्स, जस्ट दैट A ओवर A माइनस एक्स इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट होती है, और जो हम V इनफाइनाइट वाली लगा रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन गैस है, एंड V नॉट ओवर VT जो लगा रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ KMnO4 की वॉल्यूम है जिसको टाइट्रेट किया गया है अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड इन वन केस एंड अगेंस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन अनदर केस. आई थिंक अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. सो दिस इज नाउ इट्स अ टाइम टू मूव टू the numerical part, solving the numerical part. चलिए न्यूमेरिकल बहुत इजी है, सीधी सीधी डेरिवेशन है, सॉरी सीधी सीधी एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला है एंड बस दैट्स इट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो, फॉलोइंग डेटा वर रिपोर्टेड फॉर द डीकॉम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 एट 303 केल्विन, टाइम इन मिनट्स, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. देखो मैंने बोला ना यहाँ पे N2O5 का डेटा दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. वो कहाँ से आया वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि हम कैसे एक्सपेरिमेंट में को करते हैं और कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं. शो दैट रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि इफ दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, इट विल ओबे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड according to which what will happen, according to which the
वैल्यू ऑफ जो वो है रेट कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आनी चाहिए। मैंने ये सब बताया था, के की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए एट डिफरेंट टाइम्स, एंड इफ इट हैपेंस देन दैट मींस ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इफ द reaction is of first order, it must obey the equation. Which equation? वो हमें पता है कौन सी इक्वेशन, k is equal to 2.303 अपॉन t log, अब मैं एक बार इसको a ओवर a माइनस एक्स के टर्म में लिख देती हूँ, which in terms of volume of oxygen collected will be 2.303 upon t log v infinite over v infinite minus vt। हमें यहाँ पे v infinite गिवन है, v infinite is 84.35 सेंटीमीटर क्यूब। सो वैल्यू ऑफ k निकाल लेंगे हर एक इंस्टेंट पे। सो लेट्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ k एट ईच इंस्टेंट। मतलब देखो टाइम दिया हुआ है आपको, अलग अलग टाइम दिया हुआ है ना, ये पीछे देखिए आपको दिया हुआ है 120 मिनट पे, फिर 160 मिनट पे, फिर 200 पे, फिर 400 पे। इन सब पे हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या वो कांस्टेंट आती है। अगर आएगी तो दैट मींस हमारी रिएक्शन फॉर श्योर फर्स्ट ऑर्डर है। सो दिस इज 2.303 अपॉन टी। ये कौन सा टाइम पे है, मैं पहले यहाँ पे टाइम लिख लेती हूँ। दिस इज एट टाइम 120 मिनट्स। इस पे क्या आ रहा है, के की वैल्यू 2.303 ये, और हमारा वॉल्यूम क्या है, बीटी है 37.70 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से लगाइए, यहाँ पे लिखिए 120 लॉग वी इंफिनिटी कितना था 84.35 ओवर 84.35 माइनस 37.70। तो ये आपको आएगा सॉल्व करके 0.04936 पर मिनट के। सेकंड डेटा पुट करते हैं, एट टाइम 160 मिनट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट टाइम 160 इज 45.85 सीसी। तो यहां से किया जाएगा 2.303 अपॉन 160 लॉग v इनफाइनाइट है 84.35, दिस इज 84.35 माइनस 45.85, दिस इज इक्वल टू 0.004902 पर मिनट। ठीक है, सेकंड डेटा से भी ऑलमोस्ट सेम आया हमारा के। थर्ड डेटा देखते हैं, टाइम इज 200 मिनट्स। ये आप देखते रहिएगा, मेरे पास वैल्यूज हैं। 200 पे 52.67 है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज 52.67 सीसी। सो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 200 लॉग 84.35 अपॉन 84.35 माइनस 52.67, यहां से क्या आएगा 0.04897 पर मिनट। एंड फोर्थ डेटा है, टाइम है हमारा 400 मिनट्स एंड वॉल्यूम है 58.34। सो 400 मिनट्स एंड वॉल्यूम है आपकी 58.34 सीसी। तो क्या आ गया 2.303 अपॉन 400 log v infinite over v infinite minus vt which is 58.34
0.34 एंड यहाँ से क्या आएगा 0.04902 पर मिनट। अब हम कैसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर है, देखिए सब में के की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, सो बिकॉज वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट लिख लीजिए, ऑलमोस्ट कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज अ okay it is a first order reaction। जस्ट अ सेकेंड, रिएक्शन। और क्या बोला इन्होंने, हमें कुछ और बोला, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब जो ये रेट कांस्टेंट्स आए हैं 1 2 3 4, इनका एवरेज ले लेंगे। सो एवरेज रेट कांस्टेंट क्या होगा, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 0.0049 पर मिनट। ये आएगा हमारा रेट कांस्टेंट। एवरेज ले लेते हैं, जब भी आपको बोले कि रेट कांस्टेंट निकालो तो जो आपने डिफरेंट वैल्यू से रेट कांस्टेंट निकाला है उसका एवरेज ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा जो मैं बोल रही थी। अब देखो, rate of decomposition of N2O5 in CCl4 solution has been studied at 300 Kelvin and the following results have been obtained। अब यहाँ पे कोई ऑक्सीजन गैस की बात नहीं है, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ N25 कलेक्टेड एट टाइम्स T इक्वल टू 0 है, दिस इज 0 पे 2.08 है, 135 मिनट्स पे 1.91 मोलर है, 342 पे 1.67 मोलर है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप स्ट्रेट अवे A ओवर A माइनस एक्स वाली बात करोगे, मतलब दिस इज व्हाट, मैं अगर ये बात करूं ये हमारा A है और ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हमारी A माइनस एक्स है, ये सारी वैल्यूज हमारी A माइनस एक्स है। यहाँ ये ऐसा न्यूमेरिकल मैंने पहले कराया है आपको, ठीक है। सो हियर इफ यू सी केयरफुली, इसमें इनफाइनाइट वाली कोई बात नहीं है, मतलब इसमें ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड की टर्म्स में हमें डेटा नहीं दिया, इसमें हमें इन टर्म्स ऑफ N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन में डेटा दिया है। तो हम स्ट्रेट अवे क्या लगाएंगे, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो मान लेते हैं कि लेट इट बी फर्स्ट ऑर्डर reaction and then it must obey K is equal to 2.303 upon T log A over A minus X। तो अब हम K कैलकुलेट कर लेते हैं डिफरेंट टाइम्स पे, और A हमें पता है A इज 2.08, A माइनस एक्स इज 1.91, अगले केस में 1.61, फिर 1.35, फिर 0.57, और हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट्स अस कैलकुलेट K at different times, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में K हो जाएगा 2.303 अपॉन T, फर्स्ट केस मतलब ये वाला, टाइम है 135, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2.08, आफ्टर टाइम T 1.91, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.000631 पर मिनट, ठीक है। सेकेंड डेटा है ये वाला, ये लेते हैं सेकेंड डेटा, A इज इक्वल टू 2.303, टाइम क्या है यहाँ पे 342, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 2.08, 342 मिनट्स पे है 1.91, ये आ जाएगा 0.000642 पर मिनट।
थर्ड डेटा k इज इक्वल टू 2.303, थर्ड डेटा है 683 पे 683 मिनट पे 1.35 है कॉन्सेंट्रेशन। 683 लॉग 2.08 अपॉन 1.35, ये आएगा 0.00633 पर मिनट। ठीक है, और फोर्थ डेटा क्या है देख लेते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, ये है 1693 और 0.57 है कॉन्सेंट्रेशन। 1693 लॉग इनिशियल 2.08 है एंड ये है 0.57, ये आ जाएगा 0.0000764 पर मिनट। अब क्या बोला इन्होंने, इसको प्रूव करना है। तो यहाँ से आ जाएगा बिकॉज के, ये थोड़ा ज्यादा आया है बट यहाँ पे हमें यही अज्यूम करना पड़ेगा कि ये सेम ही है, मतलब सिमिलर ही है। इज नियरली 6 और 7 आपस में नजदीक ही है, 0.000, ये 6 something and 0.007 something is nearly constant, therefore reaction is of first order। अब और क्या पूछा इन्होंने, इन्होंने पूछा है कि एक सेकेंड, दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड। नाउ व्हाट इज टी हाफ, टी हाफ होगा जब a बाय 2 हो जाए। a क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि 2.08 से ये 2.08 डिवाइडेड बाय 2 हो जाए, दैट इज इक्वल टू 1.04 हो जाए। तो बेसिकली a इज इक्वल टू 2.08 एंड a माइनस x हो जाए हमारा 1.04, तो हमें वो निकालना है। सो अगेन k इज इक्वल टू 2.303 t हाफ लॉग इनिशियल क्या है 2.08, ये क्या होना चाहिए 1.04। अब इसके लिए आपको k की वैल्यू चाहिए, तो यहां से आप क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, जो ऊपर k आया है ना, इसका एवरेज वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगी 0.000667। तो मैं यहाँ पे वही ले रही हूँ, तो पहले मैं इसको टी हाफ इधर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.000667 लॉग, ये ऑब्वियसली लॉग 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1097.47 और समथिंग, नॉट एग्जैक्टली ये आएगा 10, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये आएगा 1.098 इंटू 10⁻³ मिनट्स, ये आएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर दिस केस। तो ये ध्यान रखिएगा, एवरेज वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो मैंने यहाँ निकाली है उसी को यूज करेंगे हम और यहाँ पे पुट करेंगे और हम निकाल लेंगे हाफ लाइफ पीरियड फॉर दिस रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट, in an experiment on the decomposition of aqueous solution of ammonium nitrate it's not ammonium nitrate, it's ammonium nitrite first of all, nitrite की decomposition है nitrite at a certain temperature the volume of nitrogen gas collected at different intervals is given। वही देखिए v ये t है, ये आपकी जो ये है ये at infinite time पे दी हुई है और ये जो आपको दी हुई है ये at time दी हुई है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, शो दैट द अबव डाटा इलस्ट्रेट दैट द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगेन एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड देयरफॉर इट ओबेज k is equal to 2.303 अपॉन t log a ओवर a माइनस एक्स। ये हम लगाते हैं अगर हमें अमोनियम नाइट्राइट की
कॉन्सेंट्रेशन दी होती। अब हम लगाएंगे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग v इनफाइनाइट ओवर v इनफाइनाइट माइनस vt, यानी कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड। तो यहां से कैलकुलेट के, पहले फर्स्ट डेटा से k कैलकुलेट कीजिए। k इज इक्वल टू 2.303, टाइम क्या है, टाइम है 1190, ओके 1190। v इंफिनिटी तो सेम ही रहेगी दोनों के लिए, वो v इनफाइनाइट है 9.50, 9.50। सो ये हो जाएगा log v इनफाइनाइट यानी कि 9.5 ओवर 9.5 माइनस vt, मतलब इस टाइम पे है 5, ये 5, सो माइनस। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.000628 पर सेकेंड। और सेकेंड डेटा जो है वो है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम क्या है 2300 और वॉल्यूम vt क्या है 7.3। सो 2300 सेकेंड्स लॉग v इनफाइनाइट तो 9.5 ही है, 9.5 माइनस ये क्या है 7 पॉइंट, क्या थी वैल्यू 7.33। सो ये आएगा सॉल्व करके 0.0000636 पर सेकेंड। अब ये देखिए रेट कांस्टेंट नियरली सेम आया है बिकॉज k is nearly constant, therefore it is a first order reaction। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Following data were obtained in the determination of the rate of decomposition of hydrogen peroxide when equal volumes of the decomposition mixture were titrated against the standard KMnO4 solution at regular intervals। तो आपको KMnO4 की वैल्यूज 0 टाइम पे और 10, 20 और 30 मिनट्स पे दी हुई हैं, और टाइट्रेशन करके जो भी है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था। तो करना क्या है, मैंने इसमें क्वेश्चन ही पूछा कि करना क्या है, पहले मैं देख लूं इसमें पूछा क्या है। शो दैट, इसको ये प्रूव करना है, शो दैट इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर, ऐसे बुक में लिखा हुआ है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये शो करना है। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब फर्स्ट ऑर्डर। सो लेट अगेन वही it be unimolecular reaction। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक ही बात है, फर्स्ट ऑर्डर, राइट। therefore it must obey k is equal to 2.303 t अपॉन log a ओवर a माइनस एक्स। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डेटा नहीं है, KMnO4 का है, तो दिस बिकम्स 2.303 अपॉन t log v नॉट अपॉन vt। ये क्या है, ये है v नॉट, और ये सारी क्या है, ये है वॉल्यूम एट टाइम t, ये है एट टाइम t। तो बस इसको निकालिए, यूज कीजिए और k निकाल लीजिए। सो let us calculate k at different given times, जो भी हमें टाइम्स गिवन है। तो हमें क्या टाइम गिवन है, पहला टाइम है हमें, आप तो ये देखिए ना, अब यहाँ पे पहले ही लिख लीजिए, सॉरी, v इनिशियल KMnO4 की दी हुई है 25 सेंटीमीटर की, तो सब में सेम ही यूज होगी। अब टाइम t इज इक्वल टू 10
मिनट पे VT है आपका 20, नो ये है 16 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज 16 सेंटीमीटर क्यूब। बस के लगाइए, इक्वेशन लगाइए सॉरी के की, 2.303 अपॉन 10 लॉग 25/16, ये आ जाएगा पॉइंट सॉरी 0.00 नॉट 0.0446 पर मिनट। सेकेंड डेटा देखिए क्या है, टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट्स पे 10.5 है वॉल्यूम, 20 मिनट्स पे वॉल्यूम है 20, नॉट 25, वॉल्यूम है 10.5, 25 तो इनिशियल वॉल्यूम है, दिस इज 10.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आ गया 2.303 अपॉन 20 लॉग 25/10.5, तो ये आएगा सॉल्व करके 0.0433 पर मिनट। थर्ड सेम टाइम 20 मिनट्स पे नहीं 30 मिनट्स पे 7.08 है वॉल्यूम, 2.303 अपॉन 30 लॉग 25 अपॉन 7.08, तो ये है 0.0420 पर मिनट। तो आ तो गया कांस्टेंट, के इज ऑलमोस्ट constant, therefore it is a unimolecular reaction। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो है आई गेस वो नहीं करा रही हूँ न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल है। द कैटेलाइज्ड डीकॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन इज फॉलोड बाय रिमूविंग इक्वल वॉल्यूम सैंपल्स at various time intervals and titrating them with KMnO4। मतलब H2O2 को डिफरेंट टाइम्स पे निकाला, KMnO4 से टाइट्रेट किया to determine the undecomposed H2O2, the results thus obtained are this। टाइम इनिशियल जो है 0 पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 22.8 है, 600 सेकेंड्स पे ये वॉल्यूम है, 1200 पे 8.2 है। show that reaction is monomolecular, what is the value of specific reaction rate, मतलब k की वैल्यू निकालनी है। सो अगेन आप सिंपली ये लगाएंगे एज्यूम करके कि ये फर्स्ट ऑर्डर है अपॉन टी लॉग v नॉट अपॉन vt, यहां से k की वैल्यू निकालेंगे 2.303, हमारा v नॉट क्या है 22.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो टाइम 600 पे वॉल्यूम क्या है इनिशियल तो 22.8 है, अब क्या है वॉल्यूम 13.8 है, तो ये आपका आ जाएगा 0.0083 टाइम, जिसमें है सेकेंड्स में है ना, पर सेकेंड। और जो आपका सेकेंड डेटा है उससे भी के निकाल लीजिए। सो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन सेकेंड डेटा में क्या है टाइम 1200 वॉल्यूम 8.2, 1200 लॉग इनिशियल वॉल्यूम क्या है 22.8 और अब क्या है वॉल्यूम 8.2, तो ये आएगा सॉल्व करके 0.00085 पर सेकेंड। अब ये क्लियरली शो कर रहा है रेट कांस्टेंट है, इसीलिए दैट मींस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। एंड सेकंड थिंग क्या आएगा वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, तो एवरेज वैल्यू ऑफ के निकाल लीजिए, वो आ जाएगी 0.00084 पर सेकेंड। चलिए मैंने ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया। सो ये भी बहुत सिंपल था, जैसे मैंने पहले किया है वैसे ही है। ये लास्ट है ऑक्सैलिक एसिड की डिहाइड्रेशन, सेम बिल्कुल कि इसने भी 2 सेंटीमीटर को क्यूब ऑफ सॉल्यूशन विड्रॉ किया है डिफरेंट टाइम्स, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, एंड उसको टाइट्रेट किया अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल KMnO4।
हमें इससे यहाँ पे कितने कॉन्सेंट्रेशन से इसको टाइट्रेट किया, कितनी वॉल्यूम ली गई, हमारा वो कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है ये डेटा कि टाइम 0 मिनट पे, यानी कि V0 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर क्यूब, एंड डिफरेंट टाइम्स पे जो है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 ये है। तो ये अब अगेन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा कि करना क्या है इसमें, शो दैट रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। करना क्या है इसमें, शो दैट रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सेम वही एज्यूम कर लीजिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के लिए ये लगाइए 2.303 T log V0 अपॉन VT। V0 ये है, VT है डिफरेंट टाइम्स पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4, 17 है, फिर 15 है, फिर 13.4 है, 300, 450 एंड 600 टाइम्स पे रिस्पेक्टिवली। तो K निकालिए, K की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। सो दिस शोज दैट रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वो कांस्टेंट ही आएगी जब आप कैलकुलेट करेंगे। सो हेंस इट प्रूव दैट यस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो आई गेस अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा व्हेन इट कम्स टू यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन स्पेशली। मैं तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल और कराने वाली हूँ, कुछ और एग्जांपल्स के साथ अगेन, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ ये न्यूमेरिकल्स इस पे, हाँ डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग अप सम न्यूमेरिकल, मोर न्यूमेरिकल ऑन द सेम टॉपिक एंड ओके। एंड फिर उसके बाद और भी पूरा कलेक्शन एक मिसलेनियस न्यूमेरिकल का आएगा वेरियस मेथड्स को यूज करके। अभी मैंने इसमें हाफ लाइफ मेथड नहीं कराया है आपको ऑन कैलकुलेशन ऑफ रेट लॉ, सॉरी रेट कांस्टेंट निकालने के लिए या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए मैंने आपको हाफ लाइफ मेथड नहीं कराया है, उस पर न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगी आपको। बट उससे पहले मैं आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं कुछ और रिएक्शंस करवाऊंगी आपको, मतलब कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगी। so that I'll take up in my next video. So as of now this was all about integrated rate law equation for first order reaction.